आधी रात का टाइम था जब वो अपने साथ एक फावड़ा लेकर एक कब्रिस्तान में जा घुसा और वहां पर जाकर एक कब्र को उसने खोदना शुरू कर दिया। इसे पहले से ही पता था कि इस महिला को अभी कुछ एक देर पहले ही दफनाया गया है। तो कुछ एक देर की मशक्कत के बाद उसने वो पूरी की पूरी कब्र खोद दी और उस महिला को निकालकर अपने घर पर लाकर छोटे छोटे हिस्सों में काटने लगता है। उस देर की मेहनत के बाद वो जिस भी तरीके से उस महिला को काटना चाहता था वैसे ही काट कर उसे खाना शुरू कर देता है। लेकिन अगली सुबह होते होते गांव वालों को इस बारे में शक हो जाता है कि यहाँ पर क्या कुछ कांड हुआ है, जिसके चलते आखिर में पुलिस को कॉल किया जाता है। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना घटी 11 जनवरी 2003 को, जब इंडोनेशिया के पूर्व लिंगा में सुबह सुबह कुछ एक लोग कब्रिस्तान में चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी दादी एक्सपायर हो गई थी। तो आगे का रिचुअल मनाने के लिए जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि उनकी कब्र को इस टाइम पूरे तरीके से खोद दिया गया है। वो लोग झुककर थोड़ा नीचे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं और हैरानी तो उन्हें तब होती है जब उन्हें ये बात पता चली कि इस टाइम दादी यहाँ पर है ही नहीं। तो ये बात अब कुछ ही देर बाद पूरे के पूरे मोहल्ले में फैल गई कि कुछ इस तरीके से कल एक 81 साल की बूढ़ी महिला की मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार वालों ने आकर उसे दफना दिया, लेकिन अब वो महिला पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। और यूं ही उस महिला के बारे में पता करते करते जब गांव वाले थक चुके थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो महिला गई तो गई कहां पर। तो वो फाइनली पुलिस के पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस को सारा का सारा मामला बताया और पुलिस ऑफिसर्स लगातार इस केस के ऊपर तहकीकात कर रहे थे। शाम तक उन्हें ये बात पता चल जाती है कि इस कांड के पीछे कौन है और पुलिस ने इसी गांव में रहने वाले सुमांतो नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। उसे सारी की सारी बातें बताने लगती है कि हमें तुम्हारे ऊपर कुछ इस तरीके से शक है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। दूसरी तरफ उसके घर की भी छानबीन की जा रही थी और छानबीन में उस महिला का शव भी मिल जाता है। तो अब सुमांतो इस बात के लिए बिल्कुल भी इनकार नहीं करता है कि उसने उस महिला को वहां से चुराया था। उसने सारी की सारी बातें डिटेल से पुलिस को बतानी शुरू कर दी और वो तो पुलिस ऑफिसर्स को ये सारी बातें कुछ इस तरीके से बता रहा था कि पुलिस वाले ही गलत कर रहे हो। वो तो बस आराम से घर पर बैठकर अपना लंच कर रहा था। उसी टाइम पुलिस वाले आते हैं और उसे उठाकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन ले आए। तो आखिरकार उसने गलत ही क्या किया। तो पुलिस वालों को पहले तो यही बात लगी कि जरूर ये बंदा दिमाग से हिला हुआ है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। यही कारण था कि इसने इतना बड़ा कांड रच दिया और अब ये हम लोगों से ही सवाल कर रहा है कि इसने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी। और दूसरी तरफ जैसे जैसे गांव वालों को ये बात पता चल रही थी कि यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया है, पुलिस ऑफिसर्स का ये दावा है कि उस महिला को उसकी कब्र से निकाल लिया गया और उसके बाद इस बंदे ने उसे खाया है। तो यही सारी बातें वो लोग आपस में इस टाइम फुसफुसाहट कर रहे थे। तो पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम सुमांतो से और ज्यादा डिटेल पता करने लगते हैं और जैसे जैसे उसके बारे में और ज्यादा डिटेल निकाली जाती है तो पुलिस वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा इस तरीके से कैसे बोल सकता है। क्योंकि पुलिस ने जब इसकी सारी ही डिटेल निकाली तो यही बात पता चलती है कि इसकी शुरुआती जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं घटा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है तो इसकी जिंदगी में काफी सारी ऐसी घटनाएं घटती है। ये अपनी जिंदगी में ऐसे कारनामे करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल इसका जन्म 3 मार्च 1972 को यहीं पर पूर्वलिंगा में ही हुआ था। ये अपने माता पिता का सबसे बड़ा बच्चा था। इसके अलावा इसके परिवार में इसके 4 भाई बहन और भी मौजूद थे। इसका परिवार काफी ज्यादा संपन्न था, जिसके कारण इसके परिवार के लोगों ने न तो इसे किसी चीज की कमी छोड़ी और न ही इसके भाइयों और बहनों को। वो लोग जिस तरीके से पढ़ना चाहते थे बिल्कुल वैसे ही स्कूल में वो उसे भेज देते हैं, क्योंकि इसके माता पिता के यहाँ पर काफी सारे जानवर थे, काफी सारी जमीन जायदाद इनके हिस्से में आया करती थी। तो सुमांतो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तो अपने स्कूल चला जाया करता था। स्कूल से वापस आने पर अपने जितने भी जानवर थे उन सभी को इकट्ठा करके उन्हें चराने के लिए लेकर जाया करता था। काफी सारी भेड़ बकरियां ऐसी भी मौजूद थी जिन्हें कि ये घर पर ही रखा करते थे, तो वो उनके लिए आते टाइम काफी सारा हरा चारा काट कर ले आया करता था। इसी तरीके से बड़े ही मजे से इसकी जिंदगी कट रही थी। शाम के टाइम ये अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता। इस टाइम इनके परिवार के पास इतना पैसा था कि पूरे के पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ इसी के पास कुछ इस तरीके के खिलौने हुआ करते थे कि बाकी किसी भी गांव वालों के पास वैसे खिलौने होते ही नहीं थे। तो हम लोग ये बात तो आराम से समझ सकते हैं कि इसका बचपना काफी ज्यादा अच्छे से बीता था। शाम का जैसे ही टाइम होता तो इनके गांव में किसी के पास भी टेलीविजन नहीं था, लेकिन वहां पर रात को एक बड़े पर्दे पर गांव के लोग
मिलकर फिल्म वगैरह का आयोजन कर लिया करते थे, तो वो सारे के सारे बैठकर उसे देखते। और इसके अलावा काफी बार इनके गांव में कठपुतली का नाच दिखाने वाले भी लोग आते रहा करते थे। तो टाइम पास के लिए इनके पास ये सारी की सारी चीजें थी। लेकिन जैसे ही वो 6th क्लास में होता है तो उसके इतने ज्यादा नंबर नहीं आए कि वो एक दूसरे अच्छे से स्कूल में जा पाए। तो उसके घर वालों ने भी इस बात से मना कर दिया कि वो आगे चलकर इसे इसी स्कूल में तो नहीं पढ़ाने वाले, लेकिन दूसरे स्कूल में जाने के लिए इसके पास अच्छे नंबर होना जरूरी था। जिसके चलते वो दोबारा से अपनी 6th क्लास उस स्कूल से पूरी करता है और उसके बाद एक दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। ये वाला स्कूल इसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। इसे जाने में भी टाइम लगता, वापिस आने में भी टाइम लगता और इसी तरीके से लगातार चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब इसके परिवार के हालात काफी ज्यादा खराब होने लगते हैं। एक एक कर इनके सारे के सारे जानवर बिक जाते हैं। खेत जितने भी इनके नाम थे वो सारे के सारे बिक चुके थे। इस टाइम इनकी हालत हद से ज्यादा बदतर होती जा रही थी और ऐसे ही हालातों के चलते इसके माता पिता ने अपने बच्चों पर ध्यान देना कम कर दिया। पहले से इसे मेंटल हेल्थ की कुछ एक दिक्कतें थी, लेकिन इनके गांव के लोग या फिर समांता के माता पिता को ही अगर देखा जाए तो वो इन सारी की सारी दिक्कतों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे। उनका तो बस यही मानना था कि ये कुछ एक बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो कि हद से ज्यादा बदमाश हैं, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते रहते हैं और ये किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। अब सुमंतो के माता पिता तो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे थे, जिसके चलते सुमंतो उस गांव को ही छोड़ देता है। वो एक दूसरे गांव में जाकर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। वहीं पर उसकी मुलाकात सुतुर्मिया नाम की एक लड़की से होती है। जैसे जैसे ये दोनों वहां पर फैक्ट्री में काम किया करते थे, ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताने के कारण ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं ये दोनों आपस में शादी कर लें और बहुत जल्द इन्होंने शादी भी कर ली। शादी के कुछ एक दिनों बाद ही ये दोनों एक दूसरे के साथ सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन शादी के कुछ एक दिनों बाद ही सुतुर्मिया को ये बात पता चलती है कि इसका पति काफी ज्यादा एब्यूजिव है। ये दोनों के दोनों वहां पर फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन वापस घर पर आने के बाद ये बिना बात के इसे पीटना शुरू कर देता है, मानो ये अपने अंदर की भड़ास इसके ऊपर उतार रहा हो। लेकिन इसने तो इसे कुछ कहा भी नहीं। जैसे तैसे कर वो अपने पति को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन सुमंतो की ये हरकतें लगातार आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। और यही कारण था कि एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी पत्नी उससे हद से ज्यादा तंग आ जाती है और उसके बाद उसने उसे डिवोर्स दे दिया। सुमंतो को भी अपनी पत्नी से दूर होने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो उसे डिवोर्स देकर एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाता है और वहीं पर 1993 में उसकी मुलाकात एक विधवा महिला से होती है। वो अपनी बेटी के साथ वहां पर रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे सुमंतो उसके साथ रहने लगता है, उसके साथ उसकी जान पहचान बढ़ती है, तो वो उसे भी प्यार करने लग जाता है। और सुमंतो ने जाकर उस महिला को प्रपोज कर दिया। महिला को पहले तो यही बात लगी कि वो इस टाइम एक सिंगल मदर है, अपनी बेटी का वो अकेले पालन पोषण नहीं कर पाएगी, जिसके चलते वो सुमंतो के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सुमंतो ने यहाँ पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अपनी बेटी को भी पीटा करता था और इसके साथ साथ अपनी पत्नी को भी। उस विधवा महिला के दिमाग में ये बात आ रही थी कि मुझे तो ये बात लगा करते थे कि ये बंदा उसे भी संभाल लेगा, उसकी बेटी को भी संभाल लेगा, लेकिन ये तो इन दोनों को ही पीटता जा रहा है, जिसके चलते वो लगातार उससे दूर होती जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो आगे सुमंतो के साथ नहीं रह सकती। सुमंतो इसे भी डिवोर्स दे देता है और हार थक कर इस टाइम उसने काफी सारे गांव बदल लिए थे। अब वो वापस अपने गांव पूर्वालिंगा ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने पर उसे ये बात पता चलती है कि उसके पास रहने के लिए कोई भी खास ठिकाना नहीं है। अब वो जाए तो जाए कहाँ पर, जिसके चलते उसने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। वो वहीं पर रहा करता था। काम के लिए पूरा का पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता। कभी कभार तो उसे काम मिल जाता और कभी कभार उसे काम नहीं मिला करता था। और यही कारण था कि आधी बार तो उसे खाली पेट ही सोना पड़ा करता था। कभी कभार उसे खाने के लिए चावल वगैरह मिल जाते और इसी तरीके से लगातार उसकी जिंदगी बीतती जा रही थी। और इसी टाइम उसे ये बात याद आने लगती है कि जब वो छोटा था अपने माता पिता के साथ रहा करता था तो उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा जबरदस्त थी। उस टाइम तो वो लगभग हफ्ते के 5 या 6 दिन मीट भी खाया करता था। कोई मुश्किल से ही ऐसा दिन जाया करता था जब उसे अपनी पसंद का खाना ना मिले। लेकिन आज के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि उसे खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि आज तो
उनके गांव में जो 81 साल की बुढ़िया थी उसका निधन हो गया है और वो लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके दिमाग में यही बात आई कि वो यहाँ पर अपनी झोपड़ी में भी तो ऐसे ही बैठा हुआ है, क्यों न वो वहां पर चला जाए। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वहां पर जाने के बाद वो सारे के सारे लोग उसका अंतिम संस्कार करके वापिस अपने अपने घर चले जाते हैं। सुमंतो को अब कोई काम ही नहीं था, जिसके चलते वो वहीं पर कब्रिस्तान में ही बैठा रहता है। और इसी टाइम उसके दिमाग में ये बात आती है कि इस बुढ़िया को अब दोबारा से कोई संभालने के लिए तो नहीं आएगा, तो अब काफी दिन हो चुके हैं, तो क्यों न वो आज मांस खा ले। वैसे भी इस महिला की बॉडी अब कुछ एक दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर पड़ी पड़ी डिकम्पोज हो जाएगी, तो उसके ऐसे ही पड़े पड़े खराब होने के बजाय वो मेरा पेट भर दे। और ये सारी की सारी बातें सोचकर वो वापस अपने घर पर चला जाता है। जैसे तैसे कर उसने एक फावड़े का जुगाड़ किया और रात होते ही जब सारे के सारे गांव के लोग बड़े ही आराम से सो रहे थे, वो उस बुढ़िया की कब्र पर जा पहुंचा और वहां पर उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। उस बुढ़िया की बॉडी को निकालकर उसने यूं का यूं उसे सेट करने की कोशिश की और उसके बाद उसकी बॉडी को उठाकर वो अपने घर पर आ जाता है। घर पर आकर उसने उसकी बॉडी को नीचे लेटा दिया। बड़े ही ध्यान से वो उसकी बॉडी को देखता है और सोचने लगता है कि वो इसे कहां से खाना शुरू कर सकता है। और उसके बाद सबसे पहले उसने उसकी गर्दन को काटा, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा, उन्हें काटकर उसने बिल्कुल एक माला जैसी बना दी और उसे पहनकर वो उसकी बॉडी को दोबारा से काटना शुरू कर देता है। कभी तो वो उसे ले जाकर चूल्हे पर गर्म करने लगता, कभी उन्हें पकाकर खाने लगता और इसी तरीके से लगातार अगली काफी देर तक उसका काफी ज्यादा बॉडी का हिस्सा खा लेने के बाद बचे हुए बॉडी को एक साइड वो रख देता है और उसके बाद आराम से रात को सो जाता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, उस बुढ़िया के घर वाले उसके बाकी बचे हुए रिचुअल को मनाने के लिए जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचते हैं, तो उन्हें ये बात लगने लगती है कि जरूर इनकी कब्र के साथ तो छेड़खानी हुई है और काफी सारी मिट्टी इधर उधर फेंकी गई है। तो वो लोग दोबारा से उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। पहले तो उनके बड़े बूढ़ों ने इस बात से मना कर दिया कि जिसे एक बार दफना दिया जाता है उसे दोबारा से नहीं खोला जाता, लेकिन यहाँ की हालात जैसे बन चुके थे तो कम से कम एक बार उसे चेक करना काफी ज्यादा जरूरी था। और जैसे ही उन्होंने कब्र को अंदर से खोलकर देखा तो ये बात पता चलती है कि बुढ़िया तो यहाँ पर है ही नहीं। और कुछ ही देर बाद ये सारी ही बातें इनके पूरे ही गांव में फैल जाती है। गांव के सारे लोग परेशान कि हो सकता है एक जिंदा व्यक्ति को कोई किडनैप कर ले, उसके बदले पैसे मांगने लग जाए, लेकिन यहाँ पर तो एक डेड बॉडी ही गायब हो चुकी है। तो आखिरकार इस कांड को किसने अंजाम दिया होगा। और इसी तरीके से करते करते ये मामला पुलिस तक जा पहुंचता है और तब जाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब इसे ले जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी, तब उसने ये सारी ही चीजें डिटेल से बताई कि उसने उस बुढ़िया को अपने घर पर ले जाकर कुछ इस तरीके से काटा, उसके बाद उसके वो छोक लगाने लगता है, उसे उबाल कर खाने लगता है, लगातार तरह तरह से वो उसके अलग अलग व्यंजन बना रहा था। तो पुलिस वालों ने पूछा कि चलो ठीक है, तुमने उसे खा ही लिया तो कम से कम अब उसका टेस्ट तो बता दो। और उसके बाद सुमंतो ने ये बात बताया कि वो सच में ही काफी ज्यादा बेकार था। पहली बार में तो मुझे ये लगा कि वो जरूर किसी न किसी सड़े हुए कुत्ते या फिर चूहे का मांस है। वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, मैं अपना पेट कहां से भरता। और दूसरी तरफ अगर उस महिला को देखा जाए तो उसकी बॉडी तो यूं ही सड़ने वाली थी, जिसके चलते मैं उसे अपने घर पर उठा लाता हूँ और उसके बाद उसे पकाकर खाने लगता हूँ। ये सारी की सारी बातें जब वो पुलिस ऑफिसर्स को बता रहा था तो बड़े ही डिटेल से बता रहा था। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसने कोई गलत काम किया हो। और पुलिस ऑफिसर्स उसकी ऐसी बातों को सुनकर लगातार हक्के पक्के होते जा रहे थे। और ज्यादा डिटेल जब उससे पूछी जाती है तब उसका ये भी कहना था कि वो ये सारा का सारा काम अपने गांव वालों की भलाई के लिए ही कर रहा था। पुलिस वाले हैरान कि भाई तूने एक गांव की महिला को कुछ इस तरीके से कब्र से निकाल कर खा लिया, तो इसमें गांव वालों का कहां पर भला हो सकता है। और उसका ये कहना था कि वो गांव के जितने भी बीमार लोग हैं वो उन्हें बड़े ही आसानी से ठीक कर सकता है। उसका ये कहना था कि जब वो अपने गांव को छोड़कर जब पहली बार दूसरे गांव में गया था, वहां पर वो गन्ने की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उसी टाइम उसने पहली बार शादी की थी। उसी गांव में उसकी मुलाकात तस्लीम नाम के एक तांत्रिक से हुई थी। उस तांत्रिक ने उसे अपनी काफी सारी विद्याएं सिखाई थी। उसका ये कहना था कि मैं अपने सारे के सारे अनुष्ठान कर लेने के बाद अगर 7 लोगों को खा जाता हूँ तो मेरे अंदर काफी सारी शक्तियां आ जाएंगी। मेरे अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी कि किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर मैं सिर्फ अपना हाथ रखूंगा और वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों को खाता हूँ तो मेरे अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आएगी, इसके अलावा मैं
मैं 21 लोगों को खा जाता हूँ तो उसके बाद तो मेरे जो शक्तियों का लेवल है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा। मैं एक जगह पर बैठकर हो सकता है दूसरी जगह कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसे भी ठीक कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं 51 लोगों को खा जाता हूँ तो उसके बाद तो मेरे पास शक्तियों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। एक बार तो कोई व्यक्ति अगर अपनी जान गंवा देता है तो मैं उसे भी ठीक कर सकता हूँ। इसी तरीके की काफी सारी बहकी बहकी बातें वो लगातार पुलिस ऑफिसर्स के सामने करता जा रहा था और पुलिस वालों का यही कहना था कि भाई सबसे पहले तो एक डॉक्टर को बुलाओ और इसका दिमाग चेक करवाओ। और जैसे ही उसकी मेंटल रिपोर्ट आती है तो यही बात पता चलती है कि ये मेंटली तौर पर इस टाइम फिट नहीं है। और जरूर आखिरी टाइम में जब इसने उस महिला को खाया था उस टाइम इसे ये बात पता ही नहीं होगी कि ये कल्पना में है या फिर इस टाइम रियलिटी में वो किसी इंसान को खा रहा है। तो ये इस बारे में और ज्यादा डिटेल से जानने के लिए वो लोग उनके घर पर दोबारा से जा पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ उस बुढ़िया के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को पता चला था। लेकिन जब ये बात पता चलती है कि ये बंदा इस टाइम काफी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर विश्वास करने लगा है, शक्तियां ये बरामद करना चाहता था, तो उन्होंने जाकर उसके घर पर और ज्यादा छानबीन करनी शुरू कर दी, उसके घर की खुदाई करनी शुरू कर दी और वहां से काफी सारे इंसानों के कंकाल मिलने शुरू हो जाते हैं। इनके गांव वालों का ये कहना था कि जनाब हमारे गांव में एक बंदा था जो कि घर घर जाकर मसाज दिया करता था, थेरेपी दिया करता था, इस टाइम वो भी गायब हो चुका है। और आखिरी टाइम में हम लोगों को यही बात पता है कि वो यहाँ पर सुमंतो को मसाज देने के लिए आया था। तो पुलिस ऑफिसर्स जब इसके घर की छानबीन कर रहे थे तो उस मसाज करने वाले व्यक्ति के कपड़े भी पुलिस ऑफिसर्स को मिल जाते हैं, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि ही नहीं हो पाई कि इसी ने उस मसाज करने वाले की जान ली थी। ये सारा का सारा मामला इस टाइम कोर्ट में पहुंचा दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ जज इस बारे में सोच रहा था कि अगर इसने किसी व्यक्ति का कत्ल किया है तो उसका सबूत हम लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन सबूत तो हमारे पास इस बात का है कि एक महिला ने अपनी जान गंवा दी थी और इसने उसकी बॉडी को बाहर निकाल लिया था और उसके बाद ले जाकर वो उसे खा गया। तो आखिरकार इसने तो किसी का कत्ल ही नहीं किया, तो हम लोग इसे सजा दे तो क्या दें। और इसी टाइम उसके इन सारे के सारे कारनामों को देख लेने के बाद उसे 6 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि जज का ये कहना था कि इस बंदे ने भले ही किसी का कत्ल ना किया हो, लेकिन जब एक महिला अपनी जान गंवा चुकी थी तो उसकी बॉडी के साथ इसने बदसलूकी जरूर की थी, जिसके चलते अब दूसरी तरफ सुमंतो का भी लगातार एक वकील इस केस के ऊपर बहस कर रहा था और उसकी उस सजा को कम करवा के वो 5 साल करवा देता है और 5 साल के लिए 2003 में सुमंतो को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन सुमंतो जब से जेल में गया था वो अपने आप को काफी ज्यादा रिग्रेट में महसूस कर रहा था। उसने वहां पर कोई भी गलत काम नहीं किया और उसके अच्छे बिहेवियर के चलते उसे सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर यानी कि 2006 में जेल से रिहा कर दिया जाता है। सुमंतो जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो वहां पर जाकर अपने टीचर्स से, धर्म गुरुओं से जाकर ये बात पूछने लगता है कि उससे एक काफी बड़ी गलती हो गई है, वो अपनी गलती को किस तरीके से सुधार सकता है। दरअसल उस टाइम उसके पास खाने पीने के लिए खाना ही नहीं था, वो ज्यादातर टाइम भूखा ही मरा करता था। उसके दिमाग में तो यही बात चल रही थी कि जैसे तैसे कर उसका पेट भर जाए। और जब उसे ये बात पता चली कि उस महिला की मृत्यु हो चुकी है, उसे ले जाकर दफना दिया जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगेगी, तो धीरे धीरे कर सारे के सारे कीड़े मिलकर इसकी बॉडी को खाने वाले हैं। तो वो कीड़े भी तो खाएंगे या फिर मैं खा लूं, आखिरकार इसमें फर्क ही क्या है, जिसके चलते अपना पेट भरने के लिए जाकर उसने उस महिला को खाया था। वो इन सारी ही चीजों के लिए उनसे माफी मांगता है, आगे से वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जो उसके दिमाग में कमी थी, इस टाइम उसका भी इलाज हो चुका है, तो अब वो सारे ही गांव वालों के सामने रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका मार्गदर्शन करे। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा रिग्रेट में है कि उसने एक महिला को खा लिया, वो पश्चाताप करना चाहता है, वो किस तरीके से अपने आप को इस दोस्त से मुक्त कर सकता है। तो अब गांव वाले भी उसकी केयर करने लगते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने लगते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो कुछ एक लोगों का ये कहना था कि उस टाइम तो सुमंतो ने ये सारी की सारी बातें हमें नहीं बताई, लेकिन इसका ये कहना था कि जब ये पहली बार उस तांत्रिक से मिला था, जब ये फैक्ट्री में काम किया करता था, उसी टाइम अपने एक कोवर्कर के साथ इसकी अच्छे से नहीं बना करती थी और उस टाइम इसने सबसे पहले अपना बलि का बकरा बनाया था, क्योंकि ये 7 लोगों को खाने वाला था, तो उसे ले जाकर इसने खाया था। और इसके अलावा एक बंदा इसके घर पर चोरी करने के लिए आया था, उसे भी इसने नहीं बख्शा। लेकिन जब ये पूरा ही मामला कोर्ट में पहुंचता है तो उस टाइम सुमंतो ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जरूर ये गांव वाले
मुझसे किसी न किसी तरीके से जलते हैं और मुझे फंसवाना चाहते हैं, और दूसरा उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, जिसके चलते कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई और आखिर में उसे रिहा कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग ये पूरी की पूरी कहानी जान चुके हैं, तो आप लोग समांतो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करता हूँ। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ सचेत करना चाहता हूँ कि आजकल दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपने करीबियों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस आगे भी आने बाकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट आशुतोष श्रीवास्तव को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू एड शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।